चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। 71 से 80 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 81 से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर? Labor is largely regarded by the employers as operating organizations in industry. Labor is affected by the law of demand and supply. Labor has a right to be consulted in regard to the term and condition under which they are supposed to work. Labor is a cog in the machine. जो सिटीजन कॉन्सेप्ट है वो सीधे बोलता है कि लेबर का राइट है कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा उसको वहाँ के टर्म एंड कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। भाई टर्म एंड कंडीशन में क्या होता है कि आपको कैसे काम करना है, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी, दैट्स इट। और आप गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह पे टर्म एंड कंडीशन होती हैं, आपको एम्प्लॉय या वर्कर हो उन्हें साइन करना पड़ता है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948? तो यहाँ पर आप कीवर्ड ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट 1948 की बात की जा रही है। पूछा जा रहा है हु among the following can be appointed as the chairman of central board advisory body board। ठीक है, तो देखिए जो सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी बोर्ड है, सीधी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाई जाती है। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए इस पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, राइट। और ये रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, आपको एक इक्वल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। और ये जो टोटल मेंबर होंगे ना इस बोर्ड में शैल नॉट बी एक्सीड विद 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर, एक्सीड नहीं करने चाहिए। एंड इन जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं उसमें से ही एक को चेयरमैन सेलेक्ट कर लिया जाता है। सो क्लियरली हमारा आंसर है वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83, which among the following comes under the state list under the 7th schedule? अगेन यहाँ पे आप कीवर्ड क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा अपन को कीवर्ड्स को ध्यान देना है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो सकें, क्योंकि वेरी क्लोज ऑप्शंस होते हैं, वेरी क्लोज आपके ये लॉज में स्पेशली बहुत छोटे छोटे आपने ध्यान दिया, आपने आर्टिकल 43 पढ़ लिया रादर देन आर्टिकल 43A या B की जगह हैं, तो एक ही आर्टिकल के बाद स्लाइटली डिफरेंस होगा। तो ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है समझें कि छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान दो कि यहाँ लिख रहा है कि स्टेट लिस्ट के अंदर 7th शेड्यूल के बारे में। आप मेरा वीडियो देखोगे कहोगे मैडम आपने बताया नहीं, इसलिए कह रही हूँ मैडम ने बताया है कि 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट की बात हो रही। और मैंने अपने वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा जो शेड्यूल है आपका सोशल सिक्योरिटी किसके अंडर कवर होता है। सोशल सिक्योरिटी हमारा कवर्ड होता है हमारी स्टेट लिस्ट, अरे सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट, दैट इज़ लिस्ट 3 के अंदर होता है। सो आप यहाँ ऑप्शन देखिए, रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड पर्सन एंड एम्प्लॉयबल अनएम्प्लॉयबल, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस। तो गाइस पहली बात तो ये वाला जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, एंड जो आपका फर्स्ट वाला है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट दैट इज लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट दैट इज लिस्ट 2 एंड कॉन्करेंट लिस्ट दैट इज लिस्ट 3। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और मेरा जाइए वो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया वाला वीडियो देख सकते हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 84 में। द अजम्पशंस दैट द मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑलवेज ट्राइज टू अचीव हिज ओन एंड्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एक्सप्लेन्स विच थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। कीवर्ड ध्यान दीजिए कि मैन एक सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, सही भी है, एंड ऑलवेज ट्राई टू अचीव हिज ओन एंड्स। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? सेल्फिश हैं भाई, हमें क्या है कि नौकरी चाहिए, APFO में इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? इसमें ईयरली प्रमोशन अच्छा है, 4 साल में आप कमिश्नर स्टेट लेवल पे जाओगे, फिर 8 साल तक आप APFC तक भी बन सकते हो। और भी डिटेल में मैं देख लूँगी, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसे ही कुछ है। अचीव हिज ओन एंड इन इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, तो ये सारा है, हम सेल्फिश, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम उसके पीछे सेल्फिश, इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, सेल्फिश हैं। क्यों सेल्फिश है? क्योंकि हमें हमारा गोल को अचीव करना है। क्यों आप गवर्नमेंट सर्विस में एक अच्छे पद पे जाना चाहते हैं? क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई आपका मोटिव होगा। सो इसलिए वी आर सेल्फिश, ठीक है।
और ये पॉजिटिव सेल्फिशनेस है, सो नथिंग इज़ रॉन्ग इन दैट। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी थ्योरी है जो सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड को डिफाइन करती है। हम ऑप्शन देख लेते हैं, प्लेकेटिंग थ्योरी, पोलिस थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी। तो गाइज यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है, पोलिस थ्योरी, ये डिफाइन करता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, एंड एज पर माई व्यू कुछ गलत भी नहीं है। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए सेल्फिश तो होइए, नहीं तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, दोस्त यारी में रह गए इस वक्त तो। ठीक है, प्लेकेटिंग थ्योरी में आपको सारी थ्योरी बता देती हूँ। प्लेकेटिंग का जो प्लेकेट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू पीस, टू ब्रिंग पीस। तो डेफिनेटली ये थ्योरी भी एक्सप्लेन ये करती हैं कि हमेशा एक शांति का वातावरण बना रहे, एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे लेकर आप ये सारे जो वेलफेयर करते रहे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कहाँ से, ये जितनी थ्योरी है ये लेबर वेलफेयर की थ्योरी है। ठीक है, ये लेबर वेलफेयर की थ्योरी है, तो ये ध्यान दें आप कि ये वहाँ की है। तो प्लेकेटिंग हो गई, पॉलिस थ्योरी हो गई। रिलीजियस थ्योरी की बात होती है कि ह्यूमन इज वी ऑल आर रिलीजियस एनिमल। ठीक है, तो हम यहाँ पे अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो बुरा इसके लिए दंड मिलेगा, जो हमारे लॉज में भी, हमारे जो जनरल लॉ है, शायद रिलीजन में यही कहा जाता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा है, बुरे कर्मों का फल बुरा है, यहाँ नहीं तो कहीं और। तो यहाँ पे भी सेम वही बात की जा रही है, अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड, गलत करोगे तो सजा, दैट इज़ पनिशमेंट, एटोनमेंट। एंड देन फिलैंथ्रोपिक थ्योरी का मीन्स होता है बेनेवोलेंट। ठीक है, ये आप याद भी रख लो, ये आपके इंग्लिश सेक्शन में भी काम आएगा, ये वर्ड्स हेल्प आउट हो सकते हैं इनकेस वो पूछ लें तो। फिलैंथ्रोपिस का मतलब होता है जो दया भावना होती है, लोगों का भला करना चाहता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि यहाँ जो स्ट्रैटेजी होती है वो काफ़ी बेनेवोलेंट अप्रोच होती है। यहाँ पर अच्छा वर्किंग कंडीशन देना, ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज़ देना, अच्छा ब्रेक देना, कैंटीन फैसिलिटी, वॉशिंग, आपको कई अदर फैसिलिटीज़ देना, अच्छे रिलेशन बना के रखना। ठीक है, अगर डिसेबल्ड है उनके साथ और भी अच्छा देना, एनजीओ में डोनेशन, इंस्टीट्यूट, मतलब इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें। ये फिलैंथ्रोपिक आपका थ्योरी हो गई। मैंने यहाँ पे ये थ्योरी सारी एक्सप्लेन कर दी है। सो नेक्स्ट इज आर 84 के बाद come to the question number 85 here. Dr. Ackroyd formula is associated with determination of fair wage, minimum wage, living wage, real wage. ये देखिए, ये वेज जो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वेज है वहाँ से क्वेश्चन किया है यूपीएससी ने। काफ़ी हर एक टॉपिक को अच्छा ही कवर कर लिया है। थ्योरी, वेजेस, डिटर्मिनेशन, ज़्यादातर अप्रोचेस को बहुत ही पूछा है, हर टॉपिक को कवर किया है। सो फेयर वेज, मिनिमम वेज, लिविंग, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला रिलेटेड है दैट इज़ रिलेटेड टू योर मिनिमम वेज पॉलिसी। मिनिमम, अच्छा, ये जो आपके एक्रॉयड थे ये न्यूट्रिशनिस्ट थे एंड फर्स्ट डायरेक्टर थे डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन के, FAO के। सो उन्होंने उसके हिसाब से एक बनाया था, एक हर एम्प्लॉय की, उन्होंने कहा था कि जो ये रहता है ना कि जो इन्फ्लेशन रहता है, ये परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करती है ना, कभी महंगाई बढ़ रही, घट रही, प्लस एक वर्कर है भाई, ह्यूमन बीइंग है, तो परफॉर्मेंस भी अफेक्ट करती है। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि एक मिनिमम लेवल का मिनिमम वेज स्टैंडर्ड होना चाहिए, सो दैट कि वो भाई अपना हेल्प कर सके, एक मिनिमम वेज उन्हें एक इनकम सिक्योरिटी मिल सके। सो नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 86, एवरीवन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ते हुए कीवर्ड आपको जो समझ आए मार्क करते चलिए। एवरीवन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी राइट to the social security and is entitled to the realization through the national effort and international cooperation in accordance with the organization and resources of each state of economic, social, cultural right indispensable for his dignity and free development of his personality. This statement, which is emphasizing on the importance of social security, has been expressed in which of the following? ठीक है, ऑप्शन है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन इन ILO, रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन देखिए, DPSP हम देख चुके हैं, वहाँ का ये पॉइंट नहीं है, फर्स्ट नेशनल कमीशन में भी नहीं है, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन ऑफ ILO वहाँ का भी नहीं है। ये डेफिनेटली ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन है, और इसे ये जो मैंने कीवर्ड मार्क किए हैं ना, सोशल, कल्चरल,
राइट इंडिस्पेंसिबल ऑफ हिज डिग्निटी इन फ्री डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, ये दिखाता भी है। ह्यूमन राइट के बारे में बात की गई है। देखिए एक और चीज़ यहाँ एक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि 10 दिसंबर 1948 में ये आपकी जो नेशनल जनरल असेंबली पेरिस में हुई थी, वहाँ पर ये लिया गया था। तो ये भी आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए वीडियो के साथ ही। 10 दिसंबर 1948 पेरिस में ये हुआ था। सो यूनियन तो नहीं, लेकिन स्टेट एग्ज़ाम्स में ये आ जाता है कि कहाँ पर रहता है। स्पेशली MPPSC जैसे एग्ज़ाम्स में काफ़ी इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी कवर कर लेते हैं अक्सर वो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज अ नॉन कैश बेनिफिट वॉज प्रोवाइडेड अंडर, तो गाइज that is also here is your Employee State Insurance Act 1948। ये आपके Employee State Insurance Act 1948 के अंदर कवर किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए आपके इससे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आप पेपर का अप्रोच समझिएगा क्या है। देन अगेन नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 88, which one of the following is correct set of contingency identified by William Beveridge in his comprehensive social security scheme। ये वाला जो क्वेश्चन है विलियम बेवरिज का, ये मैंने ऑलरेडी आपको हमारे जो वीडियो है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पहले भी जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, वहाँ पर मैंने 5 जाइंट्स बताए थे, वो यही है वॉर्न डिजीज़, इग्नोरेंस, स्कॉलर एंड आइडलनेस। इसकी डिटेल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार विजिट कीजिए, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर अटल पेंशन योजना, मार्क द कीवर्ड हियर नॉट। एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आप पढ़ ले तो अटल पेंशन योजना के बारे में पता है, अब आपको कोई एक ऐसा पॉइंट होता है आप श्योर नहीं होते हो, लेकिन आपको पता होता है कि हाँ ये से ये है, उसमें से एक ऑप्शन आपको दिखता है, आप नॉट ध्यान नहीं देते तो सीधे टिक करते हो जल्दीबाजी में, और ये क्वेश्चन गलत हो जाता आता हुआ भी। तो हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन के कीवर्ड्स को मार्क कीजिए। आधे तो क्वेश्चन गलत पढ़ने की वजह से भी गलत हो जाते हैं, और ये UPSC के एग्ज़ाम्स में हो जाता है, मेरे साथ खुद हुआ है, इसलिए बता रही हूँ। दिस इज़ गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर दी सब्सक्राइबर रेंजिंग बिटवीन 1000 and 5000 पर मंथ, ये एकदम करेक्ट है। अटल पेंशन योजना में ये चीज़ है। द बेनिफिट मिनिमम पेंशन वुड बी गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 50% ऑफ सब्सक्राइबर कॉन्ट्रीब्यूशन और 1000 पर एनम विच एवर इज ओवर, ये भी करेक्ट है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एज्ड एवर 40 ईयर्स, ये सही नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 89 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है। ठीक है, तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट इस पे चलते हैं। इसमें जो आपका एज्ड ये जो सिटीजन के लिए दिया गया है, मैं आपको बता दूं, ये एक थोड़ी और डिटेल दे दूं। अटल पेंशन योजना में ये जो एज है वो 18 टू, ठीक है, 18 to 40 ईयर्स के लिए है, स्पेशली 18 to 40 ईयर्स के लिए है। प्लस ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए ये स्कीम है, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ऑलरेडी है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। और हमारा एक डिपार्टमेंट है PFRDA, ये PFRDA जो डिपार्टमेंट है जिसे बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये उसके पार्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY फॉर एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर अप टू 2 लाख 150 2012। इसका आंसर डायरेक्टली ये रटने वाला है, ₹12 है। ये भी ग्रुप जो इसमें अवेलेबल ग्रुप है वो 18 से 70 साल है। बीच में पूछ लिया था, अगर AF 70 बोले तो नहीं, 18 to 70 ईयर्स है। सो थैंक यू फॉर टुडे गाइज। आपको अगर कोई भी डाउट हो क्वेश्चंस में या जहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं हुआ है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आस्क योर क्वेरीज देयर, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। एंड थैंक यू सो मच।
बाय। और हाँ, अब मैं आपको ये बता दूँ एक शॉर्ट और एनालिसिस की, जो इन्होंने क्वेश्चन है वो ट्रेड यूनियन से क्वेश्चन लिए गए हैं, आपके आइडिया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948 से लिया गया है, फिर आपके ये ESIC से भी 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, और थ्योरीज और अप्रोचेस को इनने कवर किया है इस बार। मिनिमम वेज एक्ट से भी क्वेश्चन लिया गया है, लेबर वेलफेयर थ्योरी से भी लिया गया है। मतलब एक जो मोटा मोटा जो टॉपिक था उससे एक एक अप्रोच और एक थ्योरी ले ली गई है, ये ओवरऑल पेपर में रहा है। देखिएगा, इस पिछले बार का पेपर मेरे हिसाब से मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। इस बार ऑब्वियसली UPSC अपना पैटर्न तो चेंज करेगी, तो हमें हर तरीके के लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना भी ज़रूरी है। और इस बार लेबर कोड 4 न्यू लेबर कोड्स आए, उस पर हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करें, क्योंकि नए लेबर कोड की वजह से हमारे अराउंड 29 सेंट्रल एंड 100 स्टेट लेवल के जो आपके ये सारे एक्ट थे वो रिपील्ड कर दिए गए हैं। सो ये जो ESIC से भी क्वेश्चन है, ये रिपील्ड हो चुका है अंडर सोशल सिक्योरिटी लेबर कोड 2020 के अंडर, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट 1961 भी था। एंड हम जो EPFO एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 देख चुके हैं, वो भी रिपील्ड हो चुका है। नया कानून आया है, लेबर कोड आया है, वो जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उस पर ज़्यादा फोकस किया, उन्हें भी इसके अंदर कवर किया गया है, क्योंकि उन्हें ही कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती थी प्रॉपर। एंड प्लस इतना ज़्यादा जो लॉ बना है उसको जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से उसे ईजीनेस देने के लिए, मैं डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी इस पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग द थिंग्स एंड कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑलवेज। ठीक है, बाय।